गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 अगस्त पे पहुंच चुके हैं और आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर डिस्कशन हमारा यूएनएचआरसी को लेकर होगा, जीडीपी को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, टीकेडीएल के बारे में जानेंगे, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को लेकर दो क्वेश्चन रहेंगे, उड़ान स्कीम में नमस्ते स्कीम के बारे में जानेंगे, पंच प्राण क्या है, निधि प्रयास, हायाबूसा 2 मिशन, इनके बारे में डिस्कशन आज के लेक्चर्स के अंदर होने वाला है। यहाँ पर जल्दी से आपको टारगेट सेट करना है। यहाँ पे 6 जो है वो कट ऑफ रखी गई है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यूल गेट 1, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0। नेगेटिव मार्किंग वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पर क्वेश्चन को आप मिस रीड करते हैं वहाँ पर -2 आपको देना पड़ेगा। मैं खुद ही बता दूंगा बीच में वो कहाँ पर होता है। अदरवाइज फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क ऐड करिएगा अपने टोटल मार्क्स में, अदरवाइज 0। यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करें कमेंट सेक्शन के अंदर कितना आप स्कोर करके चलने वाले हैं, और फिर हम चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बात कर रहा है यूएनएचआरसी को लेकर। पूछा गया है यूएनएचआरसी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यूएनएचआरसी को लेकर सही है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है क्या? हो सकता है। द काउंसिल जो ये क्रिएट करी गई है, ये क्रिएट करी गई है यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और वो भी 2006 के अंदर। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड यूएनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है, ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने यूएनएचआरसी के लिए 4 लाख US$ जो है उसका कंट्रीब्यूशन दिया है उनके वॉलेंटरी ट्रस्ट फंड के अंदर, ताकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स और जो काउंसिल है उसको सपोर्ट किया जा सके। ठीक, तो ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या इसे यूएनजीए के द्वारा बनवाया गया है? बिल्कुल ठीक है, 2006 के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर दिया है वो भी जेनेवा के अंदर है। तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। वैसे यूएनएचआरसी के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे अफ्रीकन रीजन से 13 मेंबर्स हैं, एशिया से भी 13 मेंबर्स हैं, लैटिन अमेरिका से, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ईस्टर्न यूरोपियन रीजन से भी इसके मेंबर्स हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके 47 मेंबर्स हैं। ऑफ कोर्स नंबर कैन चेंज है, नंबर कैन वेरी। काउंसिल की जो मेंबरशिप है ये दी जाती है इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम अफ्रीकन स्टेट से देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी बड़ा है, ज्योग्राफी भी बड़ी है, तो 13 स्टेट्स वहां से मेंबर है। और उसी तरीके से एशिया पैसिफिक जो है यहाँ से भी 13 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इंडिया को लेकर है। बेसिकली अभी एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि डेवलप कंट्री क्या होती है और इंडिया कब तक डेवलप बनेगा। बीच में जो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर का पूरा स्पीच था उसके अंदर भी हमने जो डेवलपमेंट है और इंडिया बीइंग अ डेवलप्ड नेशन उसके बारे में बात करी थी। तो नाउ यहाँ पर इंडिया को लेकर 3 स्टेटमेंट दी गई है। पहली कहती है इंडिया जो है जीडीपी के मामले में देखा जाए तो 6th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर, पॉसिबल है। वर्ल्ड बैंक टेल्स दैट द पॉवर्टी हेडकाउंट रेट इज 10.2% 2019। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं, ये कोविड से पहले की बात है, तो यहाँ पे 10% का डेटा जो है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया गया था रिसेंटली। और इंडिया जो है, जब हम यहाँ पर HDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर एजुकेशन एक ऐसा एरिया जिसके अंदर इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। जो रीसेंट आर्टिकल था उसमें यह भी बात करी गई थी कि चाइना और इंडिया जो है उनकी जीडीपी 1970 के आसपास बराबर हुआ करती थी। 1970s एंड 80s में इंडिया और चाइना की जीडीपी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बराबर थी, लेकिन चाइना ने अपनी जीडीपी को इंप्रूव करना शुरू किया एंड इट बिकेम ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया। 70s के बाद काफ़ी सारी पॉलिसी चेंजेस हमें चाइना के अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे उनकी जो पॉलिसीज थी उसी की वजह से, उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनकी जो जीडीपी थी दैट बिकेम ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया, वो इंडिया से दोगुनी हो गई। ठीक है, क्या हम जीडीपी के मामले में 6th कंट्री है? बिल्कुल ठीक है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि आने वाले कुछ 25 सालों के अंदर बाय 2050 बेसिकली इंडिया विल बी द 3rd और हो सकता है 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो सकती है। हालांकि 3rd जो है इसको ज्यादा बताया जा रहा है कि यूएस और चाइना अभी भी हमसे आगे रहेंगे आने वाले 25 सालों के अंदर भी। खैर, यहां पर 2nd अगर स्टेटमेंट को देखते हैं तो यस, जो पॉवर्टी का डेटा है वो भी करेक्ट है। HDI के अंदर अगर एक एरिया ऐसा है जहां पर इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो कौन सा है? इट इज इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर हमने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है बाकी फैक्टर्स की तुलना में, ना कि एजुकेशन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अभी बताता हूं कि वैसे HDI के अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं, उसको याद कैसे रखना है। तो यहां पर आंसर तो आपका क्या हो जाएगा?
ए विल बी द करेक्ट आंसर। जब भी हम HDI की बात करते हैं तो इसमें SHE शी करके याद रखिएगा। एस का क्या मतलब है? इट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसमें डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरा है हेल्थ, जिसमें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आती है, इसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और तीसरा आपका है एजुकेशन या नॉलेज भी इसे कहा जाता है, इसके अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। ठीक है, सो वी आर बेटर इन हेल्थ एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि TKDL को लेकर पूछ रहा है कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा क्रिएट किया गया है, हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके ऊपर? आयुर्वेदा के ऊपर, यूनानी, सिद्धा, सोवा योगा के ऊपर। 10 सेकेंड्स सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली जो इसका डेटाबेस है या फिर जो हमारा ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, इसको सभी लोगों के लिए ओपन करने की बात करी गई है, आम जनता के लिए ओपन करने की बात करी गई है, ताकि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बारे में लोग पढ़ सके। क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा बनाया गया? इसे बनाया गया CSIR के द्वारा। CSIR के द्वारा इसे बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने आपको आयुष मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और अगर हम बात करें ये आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा और योगा है क्या? ये भी तो आयुष है। ठीक है, इसमें होम्योपैथी भी H से आ जाता है। A से आयुर्वेदा है, फिर आपका Y से योगा है, U से यूनानी है, फिर सोवा है, होम्योपैथी है। ठीक है, तो यहां पर इन्हीं एरियाज को लेकर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने वाली है। जो इंफॉर्मेशन है इट इज डॉक्यूमेंटेड इन अ डिजिटाइज फॉर्मेट। जो इंफॉर्मेशन है वो ऑफकोर्स डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है। 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, जिसमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, इन भाषाओं के अंदर भी ये नॉलेज अवेलेबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, पहली गलत है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन अभी इसे सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन न्यूज में था, क्या है? आर्कटिक का गर्म होना, वार्मिंग होना, उसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। मे बी आर्कटिक का दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म होना, इसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। मे बी आर्कटिक का कूल डाउन होना, कूलिंग होना, इसे कहा जाता है, या फिर कोई भी तीनों में से डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को सही तरीके से बता रही है। सोचिए, आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के ऊपर होने वाला है, तो सिंपली से ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने में आपको काफी आसानी हो जाएगी, जो मैं अभी नहीं चाहता हूं। तो यहां पर वार्मिंग इन द आर्कटिक, आर्कटिक के अंदर जो वार्मिंग है वो आसपास के एरियाज के कंपैरिजन में काफी तेजी से हो रही है, इसलिए बी यहां पर। देखिए वैसे तो वार्मिंग इन द आर्कटिक आंसर तो ए भी ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है, सो ऑन दैट बेसिस इट हैज टू बी बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को लेकर पूछ रहा है कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे पोलर एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है क्या? हो सकता है। इट कैन लीड टू सी लेवल राइज, इसकी वजह से क्या सी लेवल राइज हो सकता है? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से पॉसिबल है। द वार्मिंग इज मोर टुवर्ड्स एशियन एंड लेस टुवर्ड्स यूरोपियन पार्ट, जो वार्मिंग है वो एशियन रीजन की तरफ ज्यादा है और यूरोपियन रीजन की तरफ कम है, ये भी पॉसिबल है। सोचिए 10 सेकंड्स आपके पास है, क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। देखिए ये तो हमें पता है कि इट इज द वार्मिंग, एंड वार्मिंग भी किस तरीके की? जो आसपास के एरियाज हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा, राइट। और वैसे इसके पीछे जो कोजल फैक्टर उसमें बताया जाता है कि ओशन हीट ट्रांसपोर्ट, जो ओशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसपोर्ट होती है, वो भी इसके पीछे कारण बताया जाता है। इसे पोलर एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब जब क्या होगा, वार्मिंग होगा आर्कटिक का, तो जो आइस है वो पिघलना शुरू होगी और उसकी वजह से सी लेवल राइज होना भी शुरू होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर ठीक हो गई। वैसे कहा जाता है वार्मिंग जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है यूरेशियन पार्ट के अंदर, तो इट इज नीदर एशियन नॉर यूरोपियन पार्ट। यूरेशियन पार्ट के अंदर आपको जो वार्मिंग है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहली दो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। यहां पर भी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का जो कोजल फैक्टर वो देख सकते हैं, साथ ही साथ इसके इंपैक्ट में क्या होगा, मेल्टिंग आपको देखने को मिल रही है ऑफ द आइस शीट, जिसकी वजह से क्या होगा, द आइस विल मेल्ट, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो बढ़ेगा, एंड दैट्स हाउ जो सी लेवल राइज है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात करी गई है उड़ान को लेकर, पूछा गया उड़ान को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। इट टारगेट्स टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज कनेक्टिविटी, जो टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज है उनकी कनेक्टिविटी को टारगेट करता है ये जो स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान।
द स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2014, 2014 में इसे शुरू किया गया था। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज लाइफलाइन उड़ान इज अ सब स्कीम अंडर दिस। तो लाइफलाइन उड़ान जो है वो भी इसके अंतर्गत आने वाली एक सब स्कीम है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। ऐसा कहा जाता है कि 5 सालों के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर उड़ान ने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है रीजनल एयर कनेक्टिविटी। क्योंकि देखिए, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम लाई इसलिए गई थी ताकि रीजनल कनेक्टिविटी, जो काफी सारे ऐसे एरियाज है, सिटीज है जहां पर एयरवेज अवेलेबल ही नहीं है, वहां पर रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाए। तो फोकस जो था टीयर 1 सिटीज के ऊपर नहीं था, क्योंकि टीयर 1 सिटीज में तो ऑलरेडी एयरपोर्ट्स अवेलेबल थे, अदरवाइज और फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी। सो द टारगेट वाज कि टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज को यहां पर कवर किया जाए। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ही। नाउ सेकंड स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2014। अगर आपको याद हो, ये जो नई नई स्कीम्स हैं ये अभी आपकी जो एनडीए गवर्नमेंट है फर्स्ट अपने कार्यकाल के अंदर लेकर आई थी 2014 के अंदर। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, यही कुछ महीना चल रहा था, अगस्त का या सितंबर का, अगस्त का महीना था शायद, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और एनडीए ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। तो इतनी जल्दी, अभी अगस्त में सितंबर में तो उनकी सरकार चुनकर आई है, तो इतनी जल्दी वो स्कीम्स को नहीं लेकर आए थे। अगर आप देखेंगे जो ज़्यादातर स्कीम्स लाई गई हैं वो 2015 में लेकर आई गई हैं, ठीक है। तो स्कीम जो थी वो 2000 कब लेकर आई गई थी? 15-16 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। लाइफलाइन उड़ान, क्या ये एक सब स्कीम है? यस, लाइफलाइन उड़ान एक सब स्कीम है, तो आंसर हो जाएगा एक। क्या है लाइफलाइन उड़ान? अभी देखेंगे, 2 सब स्कीम्स इसके अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जब तक स्कीम नहीं आई थी, 2014 की बात करें तो 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हमारी कंट्री के अंदर थे। लेकिन इसके बाद जब स्कीम लेकर आई जाती है तो हमें 141 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स अपनी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डबल से भी यहां पर ज्यादा नंबर हो चुका है। और खास तौर में जो फोकस किया गया था वो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के अंदर किया गया था। आप देखते हैं लाइफलाइन उड़ान, और एक और स्कीम जो यहां पर इसके अंतर्गत लेकर आई गई थी वो थी कृषि उड़ान। तो लाइफलाइन उड़ान क्या थी? ये थी मेडिकल कार्गो के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग पेंडेमिक ट्रांसपोर्टेशन करना मेडिकल कार्गो का, उसके लिए लाइफलाइन उड़ान को लेकर आया गया था। कृषि उड़ान के अंदर क्या किया गया था? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से इन्हें लेकर आना, ठीक है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से इनको लेकर आना, तो वहां पर कृषि उड़ान को लेकर आया गया था। जैसे कि आजकल भी जो एक आपकी प्रवास स्कीम है उसको लेकर आया गया, जिससे कि जेएनके के जो फार्मर्स है उनके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो भी फ्रूट्स या फ्लावर वहां पर होते हैं उनको बाकी जगह पर लेकर आया जा सके टाइमली, क्योंकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। तो उसके अंदर भी सरकार 25% सब्सिडी देने का काम करे कि आप एयरवेज को यूज करिए और एयरवेज की सहायता से, एरोप्लेन की सहायता से अपने सामान को बाकी जगह पर भेजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि नमस्ते स्कीम को लेकर है। इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इवन तो हमने नमस्ते स्कीम के ऊपर पहले भी एक क्वेश्चन किया था, दैट वाज अ डिफरेंट वन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, कॉमर्स मिनिस्ट्री, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। सेंटर ने, अभी ये न्यूज में थी, एक नेशनल एक्शन प्लान जो है उसे रोल आउट किया है फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम, ताकि जो सीवर्स हैं या सेप्टिक टैंक्स हैं उनकी क्लीनिंग करी जा सके। तो बेसिकली इट इज कंसर्निंग जो सीवर्स होते हैं उनकी क्लीनिंग को लेकर, सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग को लेकर, ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का क्या मतलब होता है? पहले भी बताया है, द एंटायर सेक्टर बिलोंग्स टू सेंटर, मींस कि पैसा कौन दे रहा है? पूरा जो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कहां से आएगा? सेंटर की तरफ से आएगा। और इसको हेड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी इनको हेल्प कर रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बात कर रहा है पंच प्राण को लेकर। पूछा गया पंच प्राण को लेकर कौन कौन सी चीजें इस पंच प्रण के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें क्या डेवलप्ड इंडिया की बात करी गई है? क्या यूनिटी की बात करी गई है? सेंस ऑफ ड्यूटी की बात करी गई है? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। पंच प्रण के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपने स्पीच में, जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, वहां पर इसके बारे में सुना होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने आने वाले 25 साल के लिए पंच प्रण का जो गोल था वो रखा था। तो ये पंच प्रण क्या है? क्या इसमें डेवलप्ड इंडिया आता है? क्या इसमें यूनिटी आती है? क्या इसमें सेंस ऑफ ड्यूटी आती है? चलिए देखिए, सबसे पहला प्रण जो इसमें लिया गया था वो था गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। मैंने आपको बताया था कि आजकल काफी बात हो रही है डेवलप्ड इंडिया की, तो यहां पर पहला गोल यही है कि आने वाले 25 सालों के अंदर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है। फिर इसके अंदर एक गोल था जो कि, ये तो पहले नंबर का गोल था। फिर था एक गोल नंबर 4 जो कि किस चीज को लेकर था? यूनिटी को लेकर था। तो ये भी आपका ठीक हो जाता है। ये गोल नंबर 1 है, ये गोल नंबर या प्रण नंबर 4 है।
ठीक है, सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए सिटीजन्स के अंदर, हम सभी के अंदर। ये था प्रण नंबर 5। ठीक है, ये हमारा गोल नंबर 5 था। इसके अलावा सेकंड और थर्ड गोल भी थे, जिसमें कहा गया था कि कॉलोनियल माइंडसेट को हमें दूर करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे वैसे भी काफी सारे एरियाज में आपको ये देखने को मिलेगा कॉलोनियल माइंडसेट जो है, जो ब्रिटिशर से तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी भी वो हम वेस्ट के ऊपर आधारित हैं, या एटलीस्ट उनको कहीं ना कहीं मिमिक करने की कोशिश करते हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर एरियाज जहां पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। देन टेक प्राइड इन आवर रूट्स, कहीं ना कहीं ये सेकंड प्रण से रिलेट करता है कि हमें क्या करना है, जो चीज़ हमारी है, ठीक है, जो ओरिजिनली हमारा है, ठीक है, उसमें हमें प्राइड लेनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे को कॉपी करने की बजाय। वो कॉलोनियल माइंडसेट से हमें निकलना है, और जो हमारी खुद की चीज़ें उसके अंदर हमें प्राइड होनी चाहिए। राइट, चलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि निधि प्रयास को लेकर पूछा गया। निधि प्रयास स्कीम इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करती है यहां पर, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री से एसोसिएट करती है, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट से, एजुकेशन से, या नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। निधि प्रयास, दिस स्कीम इज प्रमोटिंग एंड एक्सलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप। तो जो यंग एस्पायरिंग इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम को लेकर आया गया है। अंडर द प्रयास प्रोग्राम एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर को एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि क्या करेगा, प्रयास ग्रांट जो है वो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करना शुरू करेगा। मींस जहां पर लगता है कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा इनोवेटिव काम कर रहा है, अच्छा स्टार्टअप कर रहा है, तो वहां पर उसको सहायता प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर ये चीज करी जाएगी। हालांकि इसे ना ही फाइनेंस, ना ही विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ना ही एजुकेशन, इसे कौन लेकर आया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यू स्टिल हैव 10 सेकंड्स, आंसर तो डी हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूं डिपार्टमेंट का नाम, आप कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बताने की। किस किस एरिया के अंदर यहां पर कंसीडर किया जाएगा इनोवेशन, वेदर इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लीन टेक, हेल्थ केयर, वाटर, इन सभी एरियाज के अंदर, या इनमें से कोई भी ऐसा एरिया है जहां पर कुछ इनोवेशन है या स्टार्टअप का कोई कॉन्सेप्ट है, वहां पर हेल्प करी जाएगी सरकार के द्वारा। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। हायाबुसा 2 प्रोब इज रिलेटेड टू, ये जो प्रोब है ये किससे रिलेट करता है, या फिर ये किसका है, इसरो, नासा, सीएनईएस जो कि फ्रांस का है, या जाक्सा। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोच ले। रिसेंटली जो साइंटिस्ट है इस पर्टिकुलर एजेंसी के, उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई है दैट वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल might have been brought to our planet from outer edges of solar system, कि बाहर से, स्पेस से बेसिकली हमारे यहां पर जो पानी है और ऑर्गेनिक मैटर है उसे लेकर आया जा सकता है। बेसिकली ये जो प्रोब था ये रईगू एस्ट्रॉइड था एक, वहां से इसने कुछ सैंपल कलेक्ट किए। उन सैंपल्स को जब एनालाइज किया गया तो बताया गया कि जो पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल है वो दूसरे एरिया से, एस्ट्रॉइड हो गया या दूसरे स्पेस के अंदर जो प्लैनेट्स हो गए या जो स्पेस का एरिया हो गया, वहां से इस तरीके की चीजों को लाया जा सकता है। तो ये साइंटिस्ट कहाँ के थे, जाक्सा एजेंसी के थे, जो जापानीज एजेंसी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से रिवाइज करते हैं पूरे लेक्चर को, फिर विनर ऑफ द डे मैं आपको बताने वाला हूं। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछने वाला हूं। रिवाइज करने का तरीका आप जानते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आता है उसको लेकर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी है आप उसे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसे कि जल्दी से बताएं, यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहां पर है। ये काउंसिल जो है क्रिएट करी गई थी यूएनजीए के द्वारा। टोटल 47 मेंबर्स, हमने ये भी देखा था। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है और इंडिया ने अभी इसके अंदर पैसा दिया है सपोर्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था इंडिया को लेकर। 6th लार्जेस्ट कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री फ्रॉम द जीडीपी पर्सपेक्टिव बनने का दम है। पॉवर्टी रेट 10.2% बताया गया था। और अगर हम एचडीआई की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने हेल्थ के अंदर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर काफी अच्छा काम किया है। टीकेडीएल की बात करी थी, किसके द्वारा बनाया गया, सीएसआईआर के द्वारा। आयुष को लेकर सारी इंफॉर्मेशन है, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, आसपास के एरियाज के कंपैरिजन में वार्मिंग काफी ज्यादा होती है, ये हमने देखा था। अगर हम देखेंगे यूरेशियन पार्ट के अंदर वार्मिंग ज्यादा हुई है, इसे पोलर एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो आइस है वो मेल्ट होगी और धीरे धीरे सी लेवल राइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हमने यहां से आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 6 को देखा था, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने यहां पर डिस्कशन किया था, जस्ट अ सेकेंड, उड़ान को लेकर। हमने उड़ान को लेकर क्या देखा था, इट टारगेट्स टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्कीम है, 2015-16 में लेकर आई गई थी। लाइफलाइन उड़ान एंड कृषि उड़ान जो है वो भी इसके अंतर्गत लाई गई है। फिर हमने नमस्ते स्कीम के बारे में देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है। और यहां पर क्या किया जाएगा, इट इज रिलेटेड टू सूअर्स की क्लीनिंग को लेकर, सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग को लेकर, ताकि वो मैकेनिकली करी जाए, पर्सनल फॉर्म में ना करी जाए। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था पंच प्रण को लेकर, और इसके अंदर हमने 5 जो प्रण थे, जो हमारी
कमिटमेंट्स थे वो हमने यहाँ पर देखे थे। नेक्स्ट निधि प्रयास के बारे में डिस्कशन किया था, तो इट इज़ रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी इनोवेशन है, कोई भी स्टार्टअप है, अगर वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज को लेकर है तो वहाँ पर सरकार मदद कर सकते हो। वो एरियाज भी हमने देखे थे। लास्ट में हमने हायाबुसा 2 मिशन जो है उसको देखा था। जाक्सा का मिशन है जिसमें कहा कि जो आपका राइगो एस्ट्रॉइड है वहाँ के जो सैंपल्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद कहा गया है कि येस, वाटर एंड ऑर्गेनिक मटीरियल इट कैन बी ब्रोड बैक टू द प्लैनेट। चलिए, यहाँ पर लास्ट टाइम के जो विनर हैं उनका नाम है स्नेश नाथ सिंह। तो netmookis@gmail.com के ऊपर बता दीजिएगा आपको सीरीज कौन सी चाहिए। जो प्रीवियस 2 विनर्स हैं 48 आवर्स तक का वेट करिएगा, आपका जो ऑटो एनरोलमेंट होता है फ्री सीरीज के अंदर वो हो जाएगा। यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिसेंटली हमने देखा आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 हमारे पास वेटलैंड हो चुकी है। पहले सरकार ने 10 वेटलैंड्स ऐड करी और फिर 11 नई वेटलैंड्स को ऐड किया गया, टोटल नंबर 75 पहुंच चुका है। नाउ एज पर द लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट अपडेट, जो 75 हमारा नंबर है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स, कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा वेटलैंड अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट रैंक बताइएगा, चाहे तो सेकंड भी बता सकते हैं, हालांकि सेकंड एग्जाम में पूछने के चांसेस तो ना के बराबर है, बट फर्स्ट वाले को पूछा जाएगा। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पर है इंडिया के अंदर, कौन से स्टेट के अंदर है, कौन से राज्य के अंदर है, उसका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल रहा है देन इट्स अ गुड थिंग, अदरवाइज बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल बटन प्रेस कर सकते हैं। जल्दी से मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। अगर आप टॉपर कैटेगरी में है तो मेक श्योर कि यहां पर आपका स्कोर मेंटेन करना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। कुछ एक्सेप्शन बीच में हो सकते हैं, एक आधे दिन स्कोर नहीं आया कोई बात नहीं, बट अदरवाइज कोशिश करें कि इस टॉपर कैटेगरी के अंदर आपके मार्क्स आए। धीरे धीरे आप इंप्रूव भी कर सकते हैं और वो इंप्रूवमेंट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद भी वाई यू आर एवरी टाइम हियर इन दीज 2 कैटेगरीज। तो देखिए कहां पर गलती कर रहे हैं, कैसे स्कोर को इंप्रूव किया जा सकता है। अदरवाइज कुछ पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको तरीके भी बताए थे जो स्कोर है उसको इंप्रूव करने के। देखिएगा गलती कहां हो रही है। अगर आपका स्कोर 4 है तो देखिए 6 क्वेश्चंस आपके कहां गलत हुए, किस तरीके की गलती आपने करी, कौन से एरिया के क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, प्लीज लाइक द वीडियो, गुड बाय।